हेलो। तो आज का टॉपिक होगा यूनिट ऑफ मास। पिछले वीडियो में बताया था यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में, जितना सारा यूनिट है लेंथ का यूनिट को डिफाइन भी किया था और बहुत सारा यूनिट के बारे में जाना था। वो एक चार्ट के फॉर्म में था। इस बार भी मैं चार्ट के फॉर्म में बनाया है इसको। आप चाहे तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और चाहे तो पूरे वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा चीज है, सिर्फ याद रखने वाला चीज है। बहुत सारा चीज इनमें से आपको शायद पता है, इसलिए आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर मेरा काम है बताना, तो थोड़ा मैं इस चीज को बता दूंगा। जैसे कि थोड़ा थोड़ा चीज जानना है, जैसे कि AMU एक थोड़ा नया चीज है, इसको थोड़ा सा जानना है, और डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। तो मास का यूनिट इंडिपेंडेंटली हम चूज करेंगे अपने हिसाब से कि किस चीज को, कितना अमाउंट ऑफ मास को हमको 1 मानना है। वो यूनिट होगा, वो स्टैंडर्ड होगा और इसको 1 मान के चलना है। जबकि मास है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो हम चूज करेंगे। यानी मास का यूनिट किसी यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमने बनाया है। वो क्या है अभी देखेंगे। मास का जो SI यूनिट है वो है kg। SI यूनिट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और सबसे पॉपुलर यूनिट होता है, मतलब सारे इंटरनेशनली यही यूनिट चलता है। तो SI यूनिट मास का क्या है kg, और CGS यूनिट है ग्राम। अभी देखेंगे कि जो kg है, SI यूनिट है kg, 1 kg कितना होता है, मतलब किस चीज को, कितना अमाउंट ऑफ मास को 1 kg माना गया है। और उसी से दुनिया भर का जितना 1 kg का मतलब सिस्टम्स है, जहां पे 1 kg का हम वेट्स रखते हैं, यूज करते हैं दुकानों में या फिर कहीं पे लैबोरेटरीज में, 1 kg उसी से बना है। वो क्या है देख लेते हैं। देखो 1 kg किसको माना गया है। ठीक पिछले वीडियो जैसा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस है, जो कि पेरिस में मौजूद है। जो क्या करता है, जो सारा SI सिस्टम में जितना सारा यूनिट्स है वो डिसाइड करता है, और सारा इंफॉर्मेशन, हर क्वांटिटी का यूनिट्स वो डिसाइड करता है, और पूरे दुनिया में वहां से इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता है। उन्हीं को अथॉरिटी मान के चला जाता है कि वही डिफाइन करेंगे। ये जो ऑफिस मैंने बताया, वही लोग डिफाइन करते हैं कि 1 कितना होगा, मास का 1 कितना होगा, लेंथ का 1 कितना होगा, टाइम का 1 कितना होगा। ठीक उसी तरीके से हर क्वांटिटी का। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया है देख लेते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर का जो ऑफिस है पेरिस में, वहां पे एक सिलिंड्रिकल शेप्ड एक पीस ऑफ मतलब मास को रखा गया है। सिलिंड्रिकल शेप मतलब कुछ इस तरह दिखेगा, वो सिलिंडर जैसा। उसका मास को हमको 1 kg लेना है या मान के चलना है। सबको उसको 1 kg मान के, ऐसा कुछ शेप रखा हुआ है, जो कि प्लेटिनम इरिडियम से बना है। किस चीज से बना है? प्लेटिनम इरिडियम से बना है। और उसी को सबको 1 मान के चलना होगा और उसी से 1 kg, और उसी से दुनिया भर का जितना सारा 1 kg है, जहां पे भी आपके घर पे हो, आपके नजदीक वाले दुकान पे हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी जो 1 है वो इसी से बनेगा। याद रखना है, क्योंकि यही पहला 1 kg है। पहला 1 kg कौन है? ये है, और इससे बनता है दूसरा सारा यूनिट। तो इसका डेफिनेशन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपको मानना है कि यही है 1। अगर किसी जगह का 1 kg इस डेफिनेशन से मैच ना करे यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर के ऑफिस में जो 1 kg का मास रखा गया है, उससे किसी दुकान का 1 kg का मास अगर डिसएग्री करे, तो वो दुकान में रखा हुआ या लेबोरेटरी में रखा हुआ 1 kg का जो वेट होगा वो गलत कहलाएगा, और ये सही कहलाएगा, क्योंकि यही स्टैंडर्ड है। ठीक है। और एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है। 1 लीटर पानी का जो मास होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, याद रखना है, 1 लीटर वाटर का मास 4 डिग्री में 1 kg होता है। एकदम ठीक 1 kg होता है। अगर 4 डिग्री में हम वाटर ले ले,
1 लीटर तो उसका मास 1 kg होगा। ये भी एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। और 4 डिग्री का क्या फंडा है? देखो, टेम्परेचर बदलने से मैटर का जो डेंसिटी है वो बदल जाता है। या तो मैटर मतलब एक्सपैंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसीलिए डेंसिटी अगर बदले तो वॉल्यूम के हिसाब से उसका मास भी बदल सकता है। डेंसिटी बदलने से वो एक्सपैंड हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो उसका, तो उसका डेंसिटी बदलने से कितने वॉल्यूम में कितना मास होगा वो बदल सकता है। 1 लीटर में 4 डिग्री में जितना मास होगा, अगर आप उसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो 1 लीटर में शायद 1 kg से ज्यादा या कम भी मास हो सकता है। इसीलिए एक फिक्स टेम्परेचर का बात किया जाता है। ठीक है, ओके। तो मास का ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और सारा क्या क्या डेफिनेशन है यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो, ग्राम, स्मॉलर यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स में क्या आता है? ग्राम। 10⁻³ kg। 10⁻³ का मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब माइनस होता है पावर तो 1 करना पड़ता है, जितना नंबर है उतना नंबर ऑफ 0, इतना kg। यानी 1 kg का 1 kg का 1000 हिस्से का एक हिस्सा होता है 1 ग्राम। 10⁻³ -3 को मैंने इस ऐसे लिखा है क्योंकि वही मतलब होता है -3 होने से। 1/1 के बाद 3 0 kg, यानी 1 kg का 1000 हिस्से का एक हिस्सा। तो 1 ग्राम यानी 1 kg का 1000 हिस्से का एक हिस्सा। मिलीग्राम, ठीक वैसे ही 1 kg का 1 मिलियंथ ऑफ ए kg, मिलियंथ ऑफ ए kg ऐसे लिखा जाता है। मिलियंथ ऑफ ए kg यानी 1 kg का 1 मिलियन हिस्से का एक हिस्सा होगा 1 मिलीग्राम। फिर से 1 kg का 1 kg का जो यहां पे बताया गया है उसका 1000 हिस्से का एक हिस्सा होगा ग्राम, और मिलियन हिस्से का मतलब 10 लाख हिस्सों में अगर हम 1 kg को डिवाइड कर दें तो उसका जो एक हिस्सा निकलेगा वो होगा 1 मिलीग्राम। और होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको सिर्फ यू लिखा जाता है। यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखो, जो हमारा एटॉमिक लेवल का मास है, किसी एटॉम का मास है या फिर न्यूक्लियस का मास है। एटॉम कैसा दिखता है? कुछ ऐसा, उसमें न्यूक्लियस होता है, बीच सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स उसको रिवॉल्व करती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो ये एटॉमिक लेवल का जो मास हम मेजर करेंगे, ये एटॉम क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये एटॉम बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि हम लाइट उसमें पड़ के रिफ्लेक्ट नहीं होता है और हम उसको देख नहीं सकते कि इतना छोटा है। किसी चीज को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पर एटॉम इतना छोटा है कि उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। तो एटॉम इतना छोटा है, समझ लो। तो उसका मास भी बहुत कम है। इतना छोटा मास अगर हम केजी से मेजर करने लगे तो फिगर बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा, क्योंकि केजी बहुत बड़ा है और एटॉम का मास बहुत छोटा है। सोचो, किसी बड़े यूनिट से किसी अगर छोटा सा चीज को मेजर करोगे तो वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम आएगा। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिगर जो आएगा निकल के वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए हमको छोटा चीज को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट चाहिए, ताकि हिसाब में और जो मेजरमेंट का वैल्यू आए वो बहुत ज्यादा छोटा या बड़ा ना आए, मीडियम साइज का डेटा आए जो मेजरमेंट के बाद आता है। तो एटॉमिक लेवल का चीज मेजर करने के लिए एक नया यूनिट बनाया गया है, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या है देखते हैं। देखो, जब भी कोई नया यूनिट बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? किसी एक अमाउंट को 1 मान के चला जाता है। एकदम सिंपल सा चीज है। अगर ये आप समझ गए तो पूरा इस चैप्टर का सारा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज को 1 माना, वो कांस्टेंट रखा, उसको नहीं बदलेंगे, वो हर जगह पे सेम होगा, हर किसी के लिए सेम होगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको 1, और उससे कंपेयर किया जाएगा, बाकी चीज को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट का सिस्टम। तो एटॉमिक लेवल का चीज मेजर करने के लिए हमको एक यूनिट का जरूरत है, छोटा यूनिट। और वो क्या होगा? तो हमने क्या किया, एटॉमिक लेवल का ही एक चीज ले लिया जिसको 1 हम मान के चलेंगे, उसको यूनिट बना दिया, 1 मान के चलेंगे। एक चीज क्या है वो है कार्बन एटम।
C12, पहले इसका मतलब समझो। यहाँ पे C12 बुक में है, C12 एटम, ऐसा फ्रेजिंग यूज किया जाता है, C12 एटम। इसका मतलब समझो, फिर AMU बहुत आसानी से समझ जाओगे। कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 12 होता है, यानी कार्बन के एटम में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में देखो 6 प्रोटॉन बनाया है और 6 न्यूट्रॉन बनाया है मैंने। प्रोटॉन्स कितना होगा 6 और न्यूट्रॉन कितना होगा 6, तो टोटल कितना हो गया 12। इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, इसको बोला जाता है मास नंबर, और इसको 8 लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है 12। कार्बन के जिस एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है उसको बोला जाता है C12 एटम। फिर से रिपीट करते हैं, कार्बन का एक ऐसा एटम होता है, हर एटम वैसा ही होता है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, मैंने ब्लैक और व्हाइट में बनाया है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, कुल मिला के हुआ 12। उस एटम को बोला जाता है C12 एटम। अभी भैया इसको C12 बोलने का क्या जरूरत है, हर एटम में तो 6 12 ही होता है ना, तो उसका अलग से C12 क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है कि किसी किसी कार्बन के एटम में 1% या 2% में 12 से ज्यादा होता है, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा नहीं होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, या 7 न्यूट्रॉन या 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो उसमें कुल मिला के मास नंबर 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो उसको नहीं लेना है। जिसमें 7 प्रोटॉन न्यूट्रॉन या 8 न्यूट्रॉन रहेगा उसका मास नंबर 13 या 14 आएगा, उसको नहीं लेना है। किस एटम के बारे में बात किया जा रहा है? जिस एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, कुल मिला के कितना हुआ 12, उस एटम के बारे में, कार्बन एटम के बारे में बात किया जा रहा है, याद रहेगा। ठीक है, उसका जो मास है उसका 12 हिस्से का एक हिस्सा ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। एक C12 एटम का जो मास होता है, C12 एटम का जो मास होता है, एक ऐसा कार्बन एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, उस एटम का जो मास होता है उसका 12 हिस्से का एक हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। फिर से रिपीट करते हैं, कार्बन का वो एटम जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, उसका जो मास है उसका 12 हिस्से का एक हिस्सा को हम बोलते हैं 1, उसको 1 मान के चलते हैं, और उसी से सारा एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं, उसको वो हमारा बन जाता है एटॉमिक लेवल का यूनिट। उसी यूनिट से हम एटॉमिक लेवल का जो सारा मेजरमेंट है वो करते हैं, इससे हमारा काम बहुत आसान रहता है। तो समझ में आ गया कि उसी को हम बोलते हैं 1 AMU, उसको हम बोलते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यानी C12 एटम का जो मास है उसका 12 हिस्से का एक हिस्सा। तो वो ये है वो कॉन्सेप्ट। और उसका मास केजी में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, यही मास को अगर मैं केजी में एक्सप्रेस करूं तो इतना आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलो। तो 1 एटॉमिक मास को अगर केजी में रिप्रेजेंट करें तो ये आता है, और उसका डेफिनेशन याद रखना है तो उसको याद रखना है जो मैंने अभी बताया। ऑलराइट, अभी देखो बिगर यूनिट्स में क्या आता है। बिगर यूनिट्स में है क्विंटल, बिगर यूनिट्स में आता है क्विंटल। 1 क्विंटल यानी 100 केजी, 100 केजी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो जितना बनता है उसको 1 क्विंटल बोला जाता है। मीट्रिक टन 1000 केजी, 1000 केजी को एक साथ हम 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। सोलर मास क्या है, बहुत सिंपल है, सूरज का जैसे एटॉमिक लेवल का चीज मेजरमेंट जब हम करने गए तो हम
एक नया यूनिट बनाया, क्योंकि एटॉमिक लेवल बहुत छोटा है और केजी बहुत बड़ा यूनिट है, तो उस लेवल का यूनिट बनाने के लिए हमने ये यूनिट बनाया, एटॉमिक मास यूनिट। अभी सोचो बड़ा भी तो है, जैसे सन, अर्थ, है ना, स्टार्स, प्लैनेट्स, तो वो सारा जो उसको जब हम मेजर करेंगे तो केजी वहां पे बहुत छोटा लगने लगेगा। एटॉमिक लेवल के लिए केजी बहुत बड़ा है, और सोलर मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उसको बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, प्लैनेट, स्टार्स, उसके लिए केजी बहुत छोटा है। उसको केजी में मेजर करेंगे तो बहुत बड़ा फिगर आएगा, इतना बड़ा आएगा कि हम सोच ही नहीं सकते, उसको लिखने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए बड़ा यूनिट बनाया गया है। किसका? देखो कैसे बनाया गया। सोलर मास, सन का जो मास होता है, मास ऑफ सन, यहां पे हम छोटा सा मैं लिख देता हूं, मास ऑफ सन इज टेकन एज 1, मास ऑफ सन इज टेकन एज 1, मास ऑफ दी सन, दी सन क्यों? क्योंकि सन एक ही है हमारा। मास ऑफ दी सन को हम सोलर मास बोलते हैं, ठीक है, और वो 1 सोलर मास, और वो होता कितना है, 2 इंटू 10⁻30 kg होता है 1 सोलर मास। तो यही था। थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बस, और कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और ऐसा यूनिट है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, और उसी से सारा केजी बनता है, ये बस आपको याद रखना है। तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2-3 बार चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, आपका याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।